guys, what's up? This is Shashwat Srivastava from UTWT and today हम लोग एक ऐसे इंसान के साथ हैं जिसका पूरा इंडिया फैन है. वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायर्ड गाय जिनने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को इंस्पिरेशन दी है, अचल भटनागर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो. सो रिसेंटली आपने एक जैम जज किया, डोंट स्वेट द टेक्निक. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? टेल अस अबाउट दैट. डोंट स्वेट द टेक्निक जैम में मैं जज था और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भोपाल का सीन इतना अच्छा है. क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल करता था दिल्ली के लिए या फिर कोई भी जैम होता था, इंटरनेशनल जैम, तो मैंने बहुत ही कम पॉपर्स देखे हैं जो भोपाल से ट्रैवल करते थे उन जैम्स के लिए. बट होता क्या है कि लोकल सीन इतना ग्रो होता है ऑलरेडी कि बहुत सारे डांसर्स नहीं ट्रैवल कर पाते उन जैम्स के लिए जहाँ पे पूरा इंडिया आता है. तो ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं, छोटी छोटी सिटीज़ जिसमें बहुत सारे ऐसे डांसर्स हैं जो ट्रैवल नहीं कर पाते. तो उनसे मैं मिला और उनका स्किल सेट देखा मैंने, उनका माइंड सेट देखा, उनका अप्रोच देखा कि उनका क्या अप्रोच है डांस को लेके, पॉपिंग को लेके. तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली और उन डांसर से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला. और आई होप कि उनको मेरी वर्कशॉप अच्छी लगी हो. तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था जजिंग का और वर्कशॉप का वो काफ़ी अच्छा था. मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ यहाँ के सीन से और मैं होप करता हूँ कि मैं दोबारा हूँ यहाँ पे और दोबारा कोई ऐसा इवेंट हो यहाँ पे जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने भी हूँ. मैं ऐसा भी एक्सपेक्ट करूँगा कि भोपाल में ऐसे इवेंट्स हो जहाँ पे पूरी इंडिया से लोग आएँ और भोपाल के लोकल सीन को और ज़्यादा पुश मिले. बिकॉज जब भी हम दूसरे डांसर्स को देखते हैं या फिर कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट आता है इंडिया में तो हम उसको देख के बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. और सबसे मेन चीज़ होती है कि जब भी कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहा है आप उसकी वर्कशॉप में कितना इंटरेस्ट ले रहे हो. बिकॉज हम उससे सीखेंगे नहीं और सिर्फ हम उनके सामने शोकेस करेंगे तो वो एक ऐसी चीज़ है कि हम बिना सीखे ही उनके सामने डांस कर रहे हैं. तो एटलीस्ट हमें सम सॉर्ट ऑफ पुश चाहिए कि जो टेक्निक्स हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं. तो हमें एक तरीके का एप्रिसिएशन चाहिए, एक तरीके का होल्ड चाहिए कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. तो वर्कशॉप में मेरी काफ़ी रिस्पांस था, काफ़ी लोग आए सीखने जिनको एनिमेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और पॉपिंग में भी इंटरेस्ट था उनको. तो मैंने अच्छे से समझाया उनको कि पॉपिंग क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, सारी चीज़ें. और ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था. विन विन सिचुएशन थी मेरे लिए क्योंकि मैंने भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, उन्होंने तो सीखी, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी. ओके, सो इट वाज द फर्स्ट टाइम आप सेंट्रल इंडिया आए हैं भोपाल? इट वाज द फर्स्ट टाइम? नहीं, मैं पहले भी आ चुका हूँ. ओके. एक इवेंट हुआ था सेंट्रल इंडिया साइफर वॉल्यूम 5. वॉल्यूम 3 में भी मैं आया था. वो हुआ था 2017 स्टार्टिंग में. और एक इवेंट हुआ था CIC वॉल्यूम 5, वो 2018 एंड में था. और 4 में मैं इनवाइटेड था बट मैं नहीं आ पाया, कोई रीजंस थे, फैमिली इशू हो गया था उस टाइम पे, मैं नहीं आ पाया था. मुझे इनवाइट किया था प्रतीक मोदी सर ने. तो ये मेरा थर्ड टाइम था. ओके, थर्ड टाइम. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आपने डांसिंग कैसे स्टार्ट करी? मेरा बहुत ही एक अच्छा सा मेमोरी है जिस तरीके से मैंने डांस स्टार्ट किया था वो मैं शेयर करता हूँ आपसे. मैं पहले बहुत वीडियोस देखता था डांसिंग की बट मुझे इंटरेस्ट नहीं था डांसिंग में. मैं सिर्फ वीडियोस देखता था. तो जब मैंने एक बार मेरा एक फ्रेंड DVD लेके आया था, उसने मुझे DVD दी, माइकल जैक्सन की DVD थी वो. तो उसमें सिर्फ 2 वीडियोस थे और मैक्सिमम 7-8 वीडियोस थे, वो डिफरेंट आर्टिस्ट के थे. बट मुझे सबसे ज़्यादा जो वीडियो पसंद आई थी वो माइकल जैक्सन की वीडियो थी. और उसमें एक कॉन्सर्ट वीडियो था वो स्ट्रेंजर इन मॉस्को का, माइकल जैक्सन का. उसमें वो रोबोट डांस कर रहे थे. तो वो देख के मुझे बहुत ही मैं शॉक हो गया कि ये कैसे हो रहा है, ये कौन है और ऐसा डांस भी होता है. बिकॉज एट द अर्ली डेज सब लोग बॉलीवुड में होते हैं, इनटू बॉलीवुड होते हैं. उन्हें पता नहीं होता कि ऐसा भी डांस एग्जिस्ट करता है, ऐसे भी बॉडी मूव कर सकती है. हिंदी सॉन्ग्स नहीं होते, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी होते हैं जिन पे हम डांस कर सकते हैं. तो वहाँ से मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आई कि हाँ मैं इंग्लिश सॉन्ग्स पे भी डांस कर सकता हूँ. और माइकल जैक्सन के और भी सॉन्ग्स हैं जिन पे वो डांस करते हैं रादर देन रोबोट डांसिंग. तो वहाँ से मुझे बहुत सीखने को मिला कि हाँ ये ऐसा भी डांस होता है. तो वहाँ से एक मुझे पुश मिला कि नहीं मैं डांस करूँगा, मैं उनको कॉपी करूँगा और मैं ऐसा डांस करूँगा. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई डांसिंग की कि मैं उनके वीडियोस को कॉपी करता था. एंड सो आप
माइकल जैक्सन का एज एन इंस्पिरेशन लिया आपने, एंड आप अंडरग्राउंड सीन में कब आए? मेरी जो स्टार्टिंग थी अंडरग्राउंड सीन में वो मेरे डांस स्टार्ट करने से बहुत लेट हुई थी, बिकॉज मैंने जब डांस स्टार्ट किया था वो सन था 2009 और जो मैंने पहली बैटल करी थी अपनी लाइफ की वो की थी 2013 में। ओके। तो जो 4 इयर्स का गैप था, 4-5 इयर्स का गैप था, उसमें मैं सीख ही रहा था। मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन की थी, मैं उसमें सीख रहा था, बट मुझे प्रॉपर पता नहीं था कि स्टाइल्स क्या होती हैं और मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं थी स्टाइल्स की कि हाँ पॉपिंग, हिप हॉप या फिर लॉकिंग ऐसी डांस फॉर्म्स होती हैं या फिर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। उस टाइम पे बॉलीवुड माइकल जैक्सन, बॉलीवुड माइकल जैक्सन, वीडियो कॉपी किया, वीडियो बनाया, देखा, मैं खुश हो गया। बस यही था मेरी लाइफ में। फिर जब मैंने बैटल्स की तो मुझे पता लगा कि नहीं, पॉपिंग डांस फॉर्म होता है और उसमें लोग रिएक्ट करते हैं म्यूजिक पे जो डीजे प्ले करता है और हमें पता भी नहीं होता कि कौन सा सॉन्ग प्ले होगा, बिकॉज हम जब भी स्टेज पे जाते हैं तो हम अपना सॉन्ग लेके जाते हैं, तो हमारे पास एक एज होता है कि हाँ हम उस पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर इनकेस अगर हम फ्री स्टाइल भी कर रहे हैं तो उस पर कर सकते हैं बिकॉज वो हमारा गाना सुना हुआ है। बट बैटल्स का सिनेरियो एकदम डिफरेंट होता है, वहाँ पे हर चीज़ फ्री स्टाइल ही है, जो सॉन्ग प्ले होगा वो भी फ्री स्टाइल है और हमें डांस भी फ्री स्टाइल करना है और जो डिसीजन होगा वो भी फ्री स्टाइल है, क्योंकि उस फ्री स्टाइल पे बेस्ड वो डिसीजन है जज का। तो हम जज नहीं कर सकते कि वो हमें देगा डिसीजन, बिकॉज हम अगर अच्छा करेंगे तभी वो हमें देगा। तो ये जो एक सिनेरियो था कि हर चीज़ फ्री स्टाइल हो रही है, ये मेरे लिए बहुत न्यू था। और उस टाइम पे मैं बहुत ही शॉक हो गया था कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है जिसमें हमें कुछ नहीं पता होता, बट इंटरेस्ट बहुत था कि अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे करना चाहिए, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और मैं हर चीज़ में चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे इनकेस अगर कोई डांस फॉर्म भी है और उसमें मैं अपने आप को कितना पुश कर सकता हूँ, कितना चैलेंज कर सकता हूँ, तो चैलेंजिंग चीज़ करने में मुझे बहुत मज़ा आती है। तो फिर मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा गेन किया नॉलेज, फिर और ज़्यादा सिनेरियो में घुसा कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से ये सारी चीज़ों में हम ग्रो कर सकते हैं। तो वो था मेरा एक्सपीरियंस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन अपार्ट फ्रॉम माइकल जैक्सन? मेरे जो फर्स्ट इंस्पिरेशन मैं बोल सकता हूँ डांसिंग में, वो विनीत भी हैं। विनीत भी मेरे फर्स्ट इंस्पिरेशन है पॉपिंग में। और आफ्टर 2-3 years ही बिकेम माई फर्स्ट टीचर इन पॉपिंग। तो मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड फीलिंग है ये कि आज वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और थ्रू आउट द जर्नी उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है कि जब वो मुझे ऐसा बोलते हैं कि उनको मुझसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आई फील रियली ब्लेस्ड कि जो मुझे सिखा रहा है वो भी मुझसे सीख रहा है। और एक जो बॉन्ड होता है इंस्पिरेशन का, वो हमेशा है कि ऐसा नहीं है कि वो मेरे टीचर बने तो इंस्पिरेशन लेवल कम हुआ, या फिर हम लोग बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं तो एक इंस्पिरेशन लेवल कम हुआ। वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। जैसे लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो ऐसे ही एक इंस्पायरिंग मोमेंट भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन केस अगर आप ग्रोथ चाहते हो। तो वो अगर आपको एक पुश नहीं मिलेगा, एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो फिर हमें उस चीज़ में मज़ा भी नहीं आएगा। या फिर अगर हमें कोई चैलेंज नहीं मिलेगा तो हम उस चीज़ में ग्रो कैसे कर पाएंगे, या फिर हर चीज़ हमारे कंफर्ट जोन में होगी तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एक इंस्पिरेशन विनीत भी हैं, तो उनकी लाइफ से भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, जिस तरीके से वो अप्रोच करते हैं अपनी लाइफ में। और उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा सीखता हूँ कि मुझे कैसे अप्रोच करना है अपनी लाइफ में, मुझे कैसे ग्रो करना है। और ग्रोथ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एज अ ह्यूमन कैसे हो। तो उस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। तो वो सिंस 2013 वो मेरे फर्स्ट इंस्पिरेशन थे और आज 2020 चल रहा है, अभी भी वो मेरे इंस्पिरेशन है। सो लाइक आपने बोला कि यू डू एनिमेशन, सो टेल अस अबाउट योर डांस स्टाइल कि व्हाट इज इट, हाउ इज इट, एंड हाउ वी कैन अप्रोच टू दैट डांस स्टाइल। फॉर मी एनिमेशन इज ऑल अबाउट इल्यूजन्स। जैसे पॉपिंग में हमारे पास बहुत फ्रीडम होता है कि हम बहुत वास्ट मूवमेंट कर सकते हैं और उसमें अपने हिसाब से टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हर डांस फॉर्म का एक टेक्निक होता है और हर डांस फॉर्म में डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल अपने तरीके से, अपने अप्रोच से करता है। ऐसे ही एनिमेशन भी है, उसकी टेक्निक्स एकदम डिफरेंट है। बट पॉपिंग
बेस्ड डांसर, एनिमेशन बेस्ड डांसर दोनों डिफरेंट है, दोनों की अप्रोच भी डिफरेंट होती है, दोनों की टेक्निक्स भी एकदम डिफरेंट है। तो मैं दोनों में हूँ, मैं पॉपिंग में भी हूँ, एनिमेशन में भी हूँ। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं दोनों को इन्फ्लुएंस करूँ अपने मूवमेंट्स में। मैं कभी भी ऐसे नहीं लेता कि हाँ मुझे पॉपर ही बनना है या फिर मुझे एनिमेटर ही बनना है, या फिर मेरा जो कोर्स स्टाइल है वो एनिमेशन है या फिर मेरा जो कोर्स स्टाइल है वो पॉपिंग है। मैं यही ट्राई करता हूँ कि दोनों चीज़ों को मैं बैलेंस करूँ और दोनों चीज़ों को ऐसे बैलेंस करूँ कि इन केस अगर मैं एनिमेशन भी कर रहा हूँ या फिर मैं कोई शोकेस कर रहा हूँ और अगर मुझे उसको पूरी तरीके से एनिमेशन इन्फ्लुएंस करना है तो वो 100% एनिमेशन हो। ओके, वो लुक अलाइक ना लगे पॉपिंग का। ओके, तो ये बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बैलेंस करना मुझे बहुत टाइम बाद आया है, पहले नहीं आया था। बिकॉज पहले मुझे पता नहीं थी कि एनिमेशन की प्रॉपर टेक्निक्स क्या हैं। फिर जब मैंने और ज़्यादा जानने की कोशिश करी कि इनकी टेक्निक्स क्या हैं, फिर मुझे समझ में आया कि इसको बैलेंस कैसे करना है। पॉपिंग की अपनी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसमें एकदम डिफरेंट अप्रोच रहती है। तो एक जो माइंड सेट होता है जो आपको क्रिएट करना पड़ता है इनटू स्टाइल्स, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरे लिए एनिमेशन एक इल्यूजन है और मेरे लिए पॉपिंग भी एक इल्यूजन है। ओके, आप दोनों से इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे क्रिएट कर रहे हो। राइट। सो पॉपिंग एंड एनिमेशन, हम दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे देख सकते हैं? पॉपिंग और एनिमेशन में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि दोनों की टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपने मसल कॉन्ट्रैक्ट किया दोनों की टेक्निक स्टार्ट हो गई है, बट आप उसको अप्रोच कैसे कर रहे हो वहाँ से एनिमेशन और पॉपिंग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पॉपर बनना है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन नीडेड है, अगर आपको एनिमेटर बनना है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन नीडेड है, बट किस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हो उसको। जैसे पॉपिंग में अगर आप अप्रोच करोगे तो पॉप्स जो एक टर्म होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है पॉपिंग में। अगर पॉप्स नहीं है तो आप पॉपिंग नहीं कर रहे हो। ऐसे ही एनिमेशन है, एनिमेशन में अगर कैरेक्टर नहीं है विद टेक्निक्स तो आप एनिमेशन नहीं कर रहे हो। आप कितना भी बड़ा मूवमेंट कर लो, आप कितना भी फैंसी मूव्स कर लो, इन केस अगर आपके पास टेक्निक्स नहीं है और कैरेक्टर नहीं है और इन केस अगर आपके पास पॉपिंग में पॉप्स नहीं है तो फिर वो टेक्निक नहीं है और वो आप डांस स्टाइल को वो नहीं कर रहे हो, जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। तो ऐसा ही सीन होता है। मैं हमेशा इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ, एकदम इजी रखता हूँ। बिकॉज अगर मैं दोनों को डिफरेंट तरीके से अप्रोच करूँगा तो वो एकदम मेरे लिए एकदम अलग हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं दोनों को सेम तरीके से देखता हूँ, इल्यूजन, और उसको बैलेंस करता हूँ कि किस तरीके से मुझे मैनिपुलेट करना है मूवमेंट्स को। मैं सेम मूवमेंट करूँगा, उसमें एनिमेशन भी कर सकता हूँ, उसमें पॉपिंग भी कर सकता हूँ। ओके, सो जैसे आपने बताया कि एनिमेशन में कैरेक्टर्स होते हैं। सो व्हाट इज़ योर कैरेक्टर, और आप उसके बारे में अगर थोड़ा ब्रीफ बता सकते हैं? जब मुझे पता लगा था कि कैरेक्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमेशन में, मुझे टेक्निक्स पता थी। टेक्निक्स को मैंने धीरे धीरे जानना स्टार्ट कर दिया था कि एनिमेशन की क्या टेक्निक्स होती हैं, इसमें मैं किस तरीके से इल्यूजन दिखा सकता हूँ, इसमें किस तरीके से मैं एनिमेट कर सकता हूँ कोई भी चीज़। तो फिर उसके बाद मैंने एक वर्कशॉप करी थी विनीत भैया की। उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि आप सिंपल मूवमेंट से अपने आप को क्रिएट करो, अपने आप को बिल्ड करो। तो फिर मैंने नोटिस किया कि अगर मैं किसी के कैरेक्टर को स्टडी कर रहा हूँ तो मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ। तो मैंने ये नोटिस करना स्टार्ट किया कि अगर मैं खुद को स्टडी करूँ तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बिकॉज मेरे मूवमेंट मेरे लिए ओरिजिनल है और मेरे मूवमेंट कोई और कर नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से मैं मूव करूँगा दूसरा भी मूव करेगा, बट एक जो वे होगा उसका वो डिफरेंट होगा। हाँ, वो डिफरेंट होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद को स्टडी करना स्टार्ट किया, किस तरीके से मैं बात करता हूँ, किस तरीके से मैं रहता हूँ और किस तरीके से मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं, कब मैं खुश रहता हूँ, कब मैं नहीं रहता हूँ। तो उन सारी चीज़ों को मैं डांसिंग में कैसे यूज़ करूँ। बिकॉज अगर आपको एक्सप्रेस नहीं करना आता तो फिर आप किसी को फील भी नहीं करा सकते अपना डांस। तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे मैंने वर्क किया है वो खुद पे किया है। ओके। और मैं यही सोचता हूँ कि मैं खुद के मूवमेंट्स को इमिटेट करूँ इनटू एनिमेशन। तो जो मेन कैरेक्टर आप बोल सकते हो वो मैंने खुद पे ही वर्क किया है, बट ऐसा होता नहीं है। जो भी एनिमेशन में होता है वो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं जिससे हम इन्फ्लुएंस होके उनको इमिटेट करते हैं थ्रू एनिमेशन टेक्निक्स, जिनके थ्रू हम उन कैरेक्टर्स को एनिमेट करते हैं। तो मैं मैनिपुलेट करता हूँ उन कैरेक्टर्स को। जैसे मेरा फेवरेट पर्सनल कैरेक्टर फ्लैश है। फ्लैश मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, तो मैं उसके मूवमेंट्स को और खुद के मूवमेंट्स को ज्वाइन करके उनको एनिमेट करता हूँ। ओके।
तो ये मेरा एक कोर है कैरेक्टर ओके, जिसको मैं इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता सो देयर आर अदर कैरेक्टर्स एज वेल? हूँ। यस, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं, जो भी कार्टून कैरेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी कार्टून्स आप देखते हो, आप उनको इमिटेट करके एनिमेशन कर न्यू कैरेक्टर भी जनरेट कर सकते हैं हम लोग। या आप उसमें बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैश है, उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या होती है? वो बहुत ही स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आप उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो, आप स्पीड से स्लो भी हो सकते हो। ओके। आपने नोटिस किया होगा कि जब फ्लैश भागता है तो वो स्लो भी हो जाता है, हाँ। और उसके सारे मूवमेंट्स उसको दिखने लगते हैं। हाँ, तो इस तरीके से आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो मूवमेंट्स को। आप इनटू कैरेक्टर मैनिपुलेट करोगे चीज़ों को, तो उससे आपके वेरिएशंस निकलेंगे, आप किस तरीके से वेरिएट कर सकते हो। तो ये एक मेरा अप्रोच रहता है टुवर्ड्स कैरेक्टर, टुवर्ड्स स्टाइल, कि आप कितना न्यू हो सकते हो, कितना ओरिजिनल हो सकते हो, और आप उसमें कितना इनपुट दे रहे हो, उस कैरेक्टर में आपका क्या इनपुट है। ऐसा नहीं कि इनकेस अगर आप किसी को स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ आप इमिटेट कर रहे हो, आपका क्या इनपुट है उस इमिटेशन में, वो मैटर करता है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो कैरेक्टर है उसमें मैं खुद के मूवमेंट्स से इनपुट दूँ। मैं रादर देन कोई इंस्पिरेशन लूँ बाहर से, मैं खुद को ही इंस्पिरेशन लेता हूँ। ओके, दैट्स नाइस। सो जो एनिमेशन है, हाउ इट गेट इवॉल्व्ड इन इंडिया, मतलब कैसे आया इंडिया में? जब पॉपिंग एक तरीके से आया था इंडिया में, तो जब लोगों ने सीखना स्टार्ट किया था, जब वर्कशॉप स्टार्ट हुई थी, ये अराउंड 2009 की बात है कि 2009 से बैटल्स हो रही हैं, बट मेरे लिए वो न्यू था। मैं जब आया हूँ वो 2013 में आया हूँ, तो उस टाइम पे जब बैटल्स होती थी और उस टाइम पे जिस तरीके से लोग डांस करते थे, बहुत सारे डांसेस अभी भी मोर इनटू रोबोटिक्स हैं और मोर इनटू स्टॉप्स हैं, मोर इनटू एनिमेशन थिंग है, बट उन्हें पता नहीं है कि वो एक्चुअली है, हाँ, वो एनिमेशन टेक्निक्स हैं। तो ऐसे ही मैं भी था, मुझे भी पता नहीं था कि वो एनिमेशन टेक्निक्स हैं या फिर इसको एनिमेशन बोलते हैं। तो बट मैं करता वही था और मुझे पसंद भी वही था। तो जैसे धीरे धीरे मैंने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया, तब मुझे पता लगा कि हाँ, ये एनिमेशन है। तो तब लोगों ने स्टार्ट किया कि नहीं, हम इसको अलग भी कर सकते हैं, हम इस चीज़ को डिफरेंट सिनेरियो से भी देख सकते हैं, क्योंकि पॉपिंग में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, आप कुछ भी मूवमेंट कर सकते हो, इल्यूजन होना चाहिए, पॉप्स होने चाहिए। तो जो इल्यूजन बेस्ड चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप मैजिक दिखाते हो, उस चीज़ को आप सेपरेट भी कर सकते हो, उस चीज़ की ट्रेनिंग आप सेपरेट भी कर सकते हो। तो वही मैंने स्टार्ट किया कि मैं इन सब चीज़ों को सेपरेट बेसिस पे देखूं, और तब ये सिनेरियो स्टार्ट हुआ कि तब लोगों को थोड़ा नॉलेज हुआ कि हाँ, इस चीज़ को अलग भी देख सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये एनिमेशन से इन्फ्लुएंस्ड हैं, और इसको एक्चुअली एनिमेशन बोलते हैं, और इसको एक्चुअली पॉपिंग बोलते हैं। तब मैं अराउंड ये बोल सकता हूँ कि 2017 से लोगों को पता लग गया था कि हाँ, प्रॉपरली कि ये सारी चीज़ें इनटू एनिमेशन है। बिकॉज 2017 में पॉप एंड टॉट की वर्कशॉप भी हुई थी, मैंने भी अटेंड की थी, तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा एक माइंड ओपन हुआ था कि हाँ, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, रोबोट एकदम डिफरेंट है, एनिमेशन एकदम डिफरेंट है, पॉपिंग एकदम डिफरेंट है। तो इन सारी चीज़ों को आप डिफरेंट भी अप्रोच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मिक्स ही करना है, या फिर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अलग करना है, आप इन सबको मिक्स भी कर सकते हो। ये प्रॉपर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने आप को अप्रोच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को वेविंग अच्छा लगता है, तो वो वेविंग में अपना मास्टरी करता है, फिर उसको पॉपिंग में क्या कहते हैं मिक्स करता है। तो ऐसे ही एक मेरा भी अप्रोच है कि मैं एनिमेशन, रोबोट, पॉपिंग इन सबको मिक्स करूं, और इन सबको पहले अलग अलग सीखूं, बिकॉज मैं अलग अलग नहीं सीखूंगा तो मिक्स कैसे कर पाऊंगा, और मैं हर चीज़ को साइमल्टेनियसली वर्क नहीं कर सकता। तो ऐसे ही लोगों को पता लगा कि एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप अलग भी वर्क कर सकते हो। फिर उसमें अलग बैटल्स भी होने लगा, एनिमेशन इंक्लूड हुआ। फर्स्ट बैटल आई थिंक 2019 में हुई थी एनिमेशन की, सॉरी अगर मैं गलत हूँ, 2018 में हुई थी फर्स्ट वर्कशॉप। मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली कौन से इवेंट में हुई थी, बट हुई थी एनिमेशन की। वहाँ से लोगों को पुश मिला कि हाँ, मुझे एनिमेशन भी करना है, मैं एनिमेशन में भी जा सकता हूँ। तो आज ये सिनेरियो है इंडिया का कि बहुत सारे एनिमेशन डांसर्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, और वो पॉपिंग से एकदम डिफरेंट है, बिकॉज उन्हें पता चल चुका है
कि इसमें आप इंडिविजुअली भी ग्रो कर सकते हो. यू डोंट नीड पॉपिंग टू सपोर्ट योर एनिमेशन. ओके. आप अलग से उसको वर्क कर सकते हो. तो अभी तो काफ़ी अच्छा सिनेरियो है एनिमेशन का. और मैं यही बोल सकता हूँ कि 2017 से ही ये चीज़ें आना स्टार्ट हो गई थी कि एनिमेशन पता लग गया था लोगों को. सो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जितने भी डांसर्स होते हैं वो सारे प्रैक्टिकल देख के या प्रैक्टिकल नॉलेज लेके के समझते हैं. सो जैसे आपने बताया कि पॉपिंग, एनिमेशन, रोबोटिक्स, इन सब के बीच में डिफरेंस है. सो इफ़ यू कुड शो द डिफरेंस बिटवीन पॉपिंग, एनिमेशन एंड रोबोटिक्स तो वो हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा. या श्योर. बहुत ही सिंपल है. मैं आप सबको यही बोलूँगा कि आप चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत करो. जैसे फॉर एग्जांपल इन केस अगर आप पॉपिंग को अप्रोच कर रहे हो तो पॉपिंग का मेन फाउंडेशन है पॉप्स. तो आपको पॉप सीखना पड़ेगा. तो उस पॉप के साथ आप कितना फ्री स्टाइल कर सकते हो, कितना मूव कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल हम पॉप कर रहे हैं 1 2 3 4. ये सिंपल मूवमेंट है. ये सिर्फ हम यहाँ पे पॉप कर रहे हैं. फिर आपको फ्री स्टाइल करना है 1 2 3 4 1 2 3 4. ये फ्री स्टाइल हो गया. तो ये पॉपिंग इन्फ्लुएंस था. जो भी मूवमेंट था ये पॉपिंग इन्फ्लुएंस था. फॉर एग्जांपल अगर आप रोबोट को अप्रोच कर रहे हो तो आपको फील करना पड़ेगा कि आप किसी रोबोट की तरह हो और आपको रोबोट करना है. उसमें कोई भी पॉप ऐड नहीं होना चाहिए. क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोगों को यही लगता है कि इनकेस अगर हम मैकेनिकल मूवमेंट करेंगे या फिर हम रोबोट भी करेंगे तो वो पॉपिंग के वे में उस चीज़ को अप्रोच करते हैं. बट इनकेस अगर आपको उस स्टाइल में अप्रोच करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर फाउंडेशन सीखने की ज़रूरत है. तो पॉपिंग का फाउंडेशन पॉप है. आप वो सीखोगे, आप उसमें ग्रो करोगे. फिर उसके बाद इनकेस अगर आपको रोबोट को ग्रो कराना है तो आपको रोबोट करना पड़ेगा. और आपको रोबोट अगर करना है तो उसकी तरह फील करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल Okay. So this doesn't use pop. नो. Okay. इसमें कोई भी क्या कहते हैं ऐसा कॉन्ट्रैक्शन नहीं है जो भी पॉप जनरेट करवा रहा हो किसी भी मूवमेंट में. इसमें उतने लेवल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता जो एक पॉप में कन्वर्ट कर दे आपके मूवमेंट्स को. तो ये छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं बट उन्हें देना चाहिए. इन केस अगर वो इंडिविजुअल स्टाइल्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर उनको उसी में ग्रो करना है. क्योंकि आप मिक्स करोगे ठीक है बट आपको सेपरेटली भी चीज़ें आनी चाहिए इन केस अगर आपको अप्रोच करना है. वरना आप मिक्स करो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत सारे ऐसे पॉपर्स होते हैं जो हर चीज़ मिक्स करते हैं. उनको अच्छा लगता है सारी चीज़ों का कुछ कुछ फ्लेवर लेना. तो वो भी सही है. और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ रोबोट करना है. तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉपर फाउंडेशन सीखे रोबोट का. किस तरीके से हैंड मूव होंगे, किस तरीके से उनकी पूरी बॉडी मूव होगी, किस तरीके से वो वॉक करेंगे, किस तरीके से टॉक करेंगे, किस तरीके से उनके जेस्चर्स होंगे. तो वो एकदम डिफरेंट अप्रोच हो जाती है. तो उस चीज़ में ग्रो करना रादर देन आप सारी चीज़ों को मिक्स करो वो एक अलग चीज़ है. बेनिफिशियल और बेनिफिशियल भी है ऑब्वियसली क्योंकि जब आप मिक्स करोगे तो और अच्छे से मिक्स होगा. सो इस इंटरव्यू में हमने काफ़ी बार एक टर्म यूज़ किया दैट वाज फ्री स्टाइल. एंड एक स्टेटमेंट भी है दैट फ्री स्टाइल इज़ अ की. सो काफ़ी सारे डांसर्स फ्री स्टाइल को एक दूसरे वे में ले लेते हैं कि हम लोग सारी स्टाइल्स कर सकते हैं एक साथ. So that mentality goes in a wrong way हर battle में. So can you please explain what exactly freestyle means? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. और बहुत सारे डांसर्स ऐसा सोचते हैं कि जब भी कोई टर्म होता है फ्री स्टाइल तो उन्हें ऐसा लगता है ऑल स्टाइल. ये दो अलग अलग टर्म्स हैं जो लोग मिक्स करते हैं. जो भी बिगनर्स होते हैं वो मिक्स करते हैं इन सब चीज़ों को. और उन्हें लगता है कि अगर मैं फ्री स्टाइल करूँगा तो मैं वो सारे मूवमेंट्स कर सकता हूँ जो उन्होंने देखे हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. बट इन केस अगर आप कोई स्टाइल को अप्रोच कर रहे हो वो कोई भी हो सकता है. हाउस हो सकता है, लॉकिंग हो सकता है, पॉपिंग हो सकता है. तो अगर किसी इंडिविजुअल स्टाइल की टेक्निक है जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉप यूज़ कर रहे हो अपने मूवमेंट में तो वो
पर्टिकुलर फ्री स्टाइल होगा पॉपिंग फ्री स्टाइल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको शो किया कि मैं पॉप्स के साथ हैंड मूवमेंट्स कर रहा हूँ, कोई भी हैंड मूवमेंट हो सकता है वो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये पॉपिंग फ्री स्टाइल है विद हैंड मूवमेंट। ओके। इन केस अगर मैं वेविंग कर रहा हूँ तो मैं फ्री स्टाइल करूँगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ये क्या है वेविंग फ्री स्टाइल है। तो फ्री स्टाइल किसी डांस स्टाइल का होता है। फ्री स्टाइल का मतलब ये नहीं कि सारे डांस स्टाइल्स। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डांसर्स के माइंड में बहुत कॉम्प्लेक्स रहती हैं और वो इस चीज़ को बाइफरकेट नहीं कर पाते कि हम अलग अलग चीज़ों को फ्री स्टाइल कैसे कर सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं सारे मूवमेंट को मिक्स करूंगा तो वो एक फ्री स्टाइल बनेगा, बट वो इंडिविजुअल डांस स्टाइल में कितना ग्रो कर सकते हैं, कितना फ्री स्टाइल कर सकते हैं, ये उन्हें नहीं पता होता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी डांस फॉर्म में, किसी पर्टिकुलर डांस फॉर्म में अप्रोच कर रहे हो तो उसके आप कोई भी रैंडम मूवमेंट कर रहे हो वो फ्री स्टाइल है। कोई भी रैंडम मूवमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 प्रॉपर फ्री स्टाइल है, बट पॉपिंग फ्री स्टाइल है popping बिकॉज मैं पॉप्स यूज कर रहा हूँ। So obviously when we are doing steps, the flavor of style should come in those steps, तभी वो एक particular freestyle कहलाता है, Yes. right? But apart from that अगर हम लोग कुछ भी, जैसे for example अगर मैं waving कर रहा हूँ and waving के साथ साथ मैं popping कर रहा हूँ तो that will be a popping freestyle. That will be popping waving freestyle. Popping waving freestyle. Yes. Okay, fine. So my next question to you is कि काफ़ी सारे battles में हम देखते हैं कि there are many categories. उन categories for example open style, all style and rapier style. ये तीन कैटेगरीज के बीच में लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम ऑल स्टाइल में क्या परफॉर्म करें, क्या हमें सारी स्टाइल्स करनी है या हमें हमारी खुद की स्टाइल करनी है, रेपियर स्टाइल में हम क्या करें एंड ओपन स्टाइल में क्या करें हम लोग। सो इन तीन के बीच का डिफरेंस अगर आप हमारे व्यूअर्स को ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकें तो। जो ये तीन स्टाइल्स होती हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं एक डांसर्स के लिए, बिकॉज उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें ऑल स्टाइल में क्या परफॉर्म करना है या फिर ऑल स्टाइल में वो किस मेंटालिटी से जा सकते हैं, या फिर ओपन स्टाइल है तो वो क्या करेंगे, या फिर रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल है तो वो क्या करेंगे। इन तीनों कैटेगरी में जब भी डांसर्स को अप्रोच करना चाहिए तो वो एक ही माइंडसेट होना चाहिए कि वो जो स्टाइल पर्टिकुलर करते हैं वही उनका माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑल स्टाइल कैटेगरी है तो उनको सारी स्टाइल्स करनी है, या फिर ओपन स्टाइल है तो आप सारी स्टाइल करोगे। उस स्टाइल का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपको डिफरेंट स्टाइल का ओपोनेंट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपिंग कैटेगरी है तो आपका जो ओपोनेंट होगा वो पॉपर ही होगा, वेवर तो होगा नहीं, क्योंकि जो पॉपिंग प्री सिलेक्शन पास करेगा वही आपका ओपोनेंट होगा। तो ओपन स्टाइल की एक ये ब्यूटी होती है कि आप दूसरे स्टाइल को बैटल कर सकते हो, आप दूसरे स्टाइल के डांसर को देख सकते हो, उससे एक्सचेंज कर सकते हो, एक वाइब है वो एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये एक एज होता है ओपन स्टाइल का, ऑल स्टाइल का या फिर रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल का। तो मेन जो एकदम पर्टिकुलर ठीक टर्म होता है वो यही होता है कि रिप्रेजेंट योर स्टाइल, कि आप किस तरीके से अपनी स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हो ऑन अ फ्रेश म्यूजिक। फ्रेश म्यूजिक एज सच कि पॉपिंग बैटल में आपको पॉपिंग जॉनरा का म्यूजिक मिलेगा, एनिमेशन बैटल्स में आपको इलेक्ट्रो फंक मिलेगा, एनिमेशन जॉनरा मिलेगा। ओपन स्टाइल में ये होता है कि कुछ भी प्ले हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक बी बॉय है, आप पॉपर हो, आप दोनों बैटल कर रहे हो और हाउस म्यूजिक बज रहा है। ये ब्यूटी है कि आप उस पर किस तरीके से रिएक्ट करोगे, क्योंकि वो दोनों का जॉनरा नहीं है। एग्जैक्टली वो म्यूजिक कोई भी नहीं सुनता है, ना पॉपर सुनता है ना बी बॉय सुनता है, मे बी वो सुनते हो अपने प्रैक्टिस सेशन में। तो ये एक ब्यूटी है ओपन स्टाइल का या फिर रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल का, कि आप उससे बैटल कर रहे हो और तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। तीनों चीज़ें, आपकी जो स्टाइल है वो डिफरेंट है, उसकी जो स्टाइल है वो डिफरेंट है, जो म्यूजिक है उसका जॉनरा भी अलग है। तो डांसर को एक ही मेंटालिटी से अप्रोच करना चाहिए कि उसकी जो स्टाइल है वो उसी को लेके उस कैटेगरी में परफॉर्म करे। ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिक सुन के स्विच कर दे अपनी स्टाइल को, क्योंकि बहुत सारे डांसर्स होते हैं जो स्विच कर देते हैं, बट उन्हें नहीं करना चाहिए। ओके, दे शुड बी इन देयर जॉनर ओनली। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि यू बिलोंग फ्रॉम लखनऊ, ओके, सो लखनऊ का सीन कैसा है, वहाँ क्या ऐसा यूनिक है, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। लखनऊ का सीन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है मेरे हिसाब से,
बिकॉज कुछ कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर जॉनरा ही होता है. जैसे फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली में हार्ड हिटर्स मिलेंगे आपको, पॉपर्स मिलेंगे, हार्डकोर पॉपर्स, जो जिनको पसंद है हार्ड हिट्स करना. और जैसे कोलकाता है, कोलकाता में बहुत ज़्यादा बुगलू डांसर्स हैं, और उनका जो अप्रोच है वो टुवर्ड्स बुगलू ही है. और जो लखनऊ है वो यूनिक इसलिए है क्योंकि लखनऊ में कोई पर्टिकुलर जॉनरा एग्जिस्ट नहीं करता है. लखनऊ के जो डांसर्स हैं वो एकदम ही डिफरेंट है, मतलब एक दूसरे से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. लखनऊ में मैं जैसे पॉपिंग करता हूँ, एनिमेशन करता हूँ, रोबोट करता हूँ, तो मेरा अप्रोच ऐसा रहता है. और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एक सत्येंद्र है जो बुगलू करता है, और उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी जो अप्रोच है वो बुगलू को लेके एकदम अलग है. तो जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो भी एकदम अलग तरीके से बुगलू को प्रेजेंट करते हैं. और मेरा एक फ्रेंड है दीपू, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसका जो अप्रोच रहता है वो टुवर्ड्स एनिमेशन रहता है और टुवर्ड्स वेविंग रहता है. तो उसकी एक अपनी डिफरेंट अप्रोच है. और बहुत सारे जो यंग पॉपर्स हैं वो भी क्या कहते हैं, अपनी ही एक अलग फॉर्म बना रहे हैं, अपनी ही एक अलग उनका अप्रोच रहता है जब भी मैं उनसे मिलता हूँ बैटल्स में. और मेरा एक और भी बहुत अच्छा फ्रेंड है अंकित, जिसका अप्रोच वेविंग को लेके बहुत अच्छा है. और वो बहुत टाइम से वेविंग कर रहा है, बहुत टाइम से वेविंग एक्सप्लोर कर रहा है. तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर जॉनरा नहीं है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूनिक डांसेस हैं. तो ये एक यूनिकनेस है लखनऊ की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. बिकॉज ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि अगर मुझे एनिमेशन सीखना है तो मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ेगा. Obviously. तो लखनऊ डांसर्स के पास ये एज है कि वो लखनऊ में रह के ही बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. क्योंकि बहुत सारे ऐसे डांसर्स हैं जो एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ें. जैसे मुझे भी सीखना होता है तो मैं सत्येन से बोल देता हूँ कि मुझे थोड़े बुगलू के बेसिक सिखा दो. मुझे कोलकाता नहीं जाना पड़ता. तो ये मेरे लिए एक एज है कि मैं लखनऊ में रह के बहुत सारी चीज़ें सीख सकता हूँ. और अंडरग्राउंड सीन का ब्यूटी ही ये है कि आप एक दूसरे से सीखोगे, सीख सकते हैं. आप एक दूसरे से इवेंट मिलोगे, शेयर करोगे, वाइब एक्सचेंज करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, आप सीखते हो. तो इसलिए मैं लखनऊ के सीन को बहुत ही अच्छा मानता हूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत पुश किया है और मुझे बहुत इंस्पायर किया है कि मैं और अच्छा करूँ. जैसे हर एक सिटी या हर एक स्टेट या पूरी कंट्री में एवरी डांसर कंट्रीब्यूट समथिंग टू अंडरग्राउंड. सो हाउ यू हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू अंडरग्राउंड सीन, भले ही वो लखनऊ का हो या वो स्टेट का हो या वो पूरे इंडिया का हो, किसी का भी हो, तो हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट? फॉर मी एक डांसर्स को अगर कंट्रीब्यूट कर सकता है तो वो 2 वे में कर सकता है. 2 वेज होता है. एक होता है टीचिंग और एक होता है कि आप डांसर्स को कितना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो जिससे उनको एक स्टेज मिले जिस पे वो परफॉर्म कर सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोनों चीज़ें ही अपने काइंड ऑफ प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको, बिकॉज मैं भी एक डांसर हूँ, मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत रहती है. तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मैं चाहता हूँ मुझे मिले, वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डांसर्स को दे सकूँ. एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ ऑर्गेनाइज़र. तो मेरा खुद का स्टूडियो है लखनऊ में, लखनऊ डांस हब. उसमें मैं सिखाता हूँ बच्चों को और मैं स्प्रेड करता हूँ पॉपिंग को, उनको बताता हूँ. क्योंकि जो लोकेलिटी होती है एक स्टेट की, और स्टेट के अंदर भी जो डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, उनकी जो मेंटालिटी होती है वो यही होती है कि उनको बॉलीवुड सीखना है, बिकॉज वो अवेयर नहीं है स्टाइल्स को लेके. इसलिए तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितने लोग मेरे से सीखने आते हैं या फिर जितने लोगों को पॉपिंग में नहीं भी इंटरेस्ट है बट फिर भी मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, फ्री वर्कशॉप्स देता हूँ उनको कि आप एटलीस्ट सीखो कि ये होता क्या है. बाकी आपका कॉल है कि आप उसको ऑप्ट करते हो कि नहीं करते हो. तो बहुत सारे लोगों को आता है इंटरेस्ट. और अभी अराउंड 20 to 25 स्टूडेंट्स हैं मेरे पॉपिंग के जो करेंटली पॉपिंग सीख रहे हैं. और सेम नंबर है हिप हॉप का भी. हिप हॉप में भी इतने ही लोग सीख रहे हैं. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको पता नहीं था पहले कि ऐसी स्टाइल्स होती हैं, बट थ्रू माई कॉन्ट्रीब्यूशन उनको ये सारी चीज़ें पता लगी और उनको भी इंटरेस्ट आ रहा है. अब वो भी, उन्हें भी पता है कि किस तरीके से बैटल्स होती हैं, किस तरीके से इवेंट होते हैं,
किस तरीके से हम अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसा भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है कि जहाँ पे एकदम ही टोटल फ्री स्टाइल होता है। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, स्टेज कॉम्पिटिशन्स में, तो वो पहले से ही सॉन्ग प्रिपेयर करके जाते हैं और उनको पता होता है कि उन्हें क्या परफॉर्म करना है। बट ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या परफॉर्म करना है और हमें यही नहीं पता कि कौन सा म्यूजिक प्ले होगा, तो ये कितना चैलेंजिंग है। और एक बिगनर के लिए तो वो उनको सीखने को मिल रहा है इतनी जल्दी, और हमको इतने टाइम बाद अप्रोच हुआ है वो चीज़, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीचिंग वे में भी उनको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ डांसर्स को। और रही बात अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की, तो मैं इवेंट भी ऑर्गेनाइज कराता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा स्टूडियो का ये खुद का एनुअल इवेंट होता है जिसमें मैं बच्चों को स्टेज प्रोवाइड कराता हूँ। वो प्रॉपरली स्टेज कंपटीशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें सारे बच्चे परफॉर्म करते हैं और उनका एक पर्टिकुलर कोरियो होता है, वो उसी पे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि स्टेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से आप एक रूटीन को सीख के कैसे प्रेजेंट करोगे। और जो बैटल्स होती हैं उसमें मेरा जो पार्टनर है एनिमेटेड सोल्स का, नीरज, जो दिल्ली से है, हम दोनों मिलके एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं अपनी डांसिंग कम्युनिटी के लिए, अंडरग्राउंड कम्युनिटी के लिए। उसका नाम है इंडियन पॉपिंग फेस्टिवल, जो हमने स्टार्ट किया था 2018 में। 18 में वॉल्यूम 1 हुआ था और 19 में वॉल्यूम 2 हुआ था। अब 2020 में वॉल्यूम 3 भी होगा। तो जब फर्स्ट इवेंट हुआ था तो अंडरग्राउंड कम्युनिटी ने हमें बहुत ज़्यादा लव दिया था। उसमें रोशन भैया जज थे और विनीत भैया जज थे पॉपिंग के। तो मैं पॉपर हूँ, तो मैं फर्स्ट जो मेरा लव है वो पॉपिंग है। तो मैं यही चाहता था कि मैं पॉपर्स के लिए कुछ करूँ, कि जो भी एक इवेंट होना चाहिए वो पॉपिंग बेस्ड इवेंट इवेंट होना चाहिए। तो यही हमने सोचा था, हमने नीरज ने, कि हम दोनों मिलके कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे पॉपर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिले। और हमने ये भी पुट किया कि नहीं ठीक है, अगर हम पॉपर्स को क्या कहते हैं इतना लव शो कर रहे हैं, तो हम एक कैटेगरी ऐसी भी रख सकते हैं जिसमें बाकी डांसर्स भी आके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, साइफर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम एक कैटेगरी ओपन स्टाइल की रखते हैं, हाँ, जिसमें बाकी स्टाइल के डांसर्स भी आके अपने आप को शो कर सके। बिकॉज जो भी एक जज होता है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो पॉपर है तो वो पॉपिंग के वे में ही जज करेगा, या फिर हम ओपन स्टाइल में पार्ट नहीं ले सकते। तो ओपन स्टाइल में भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी के लिए, कि मैं स्टेज इवेंट्स भी कराता हूँ, टीचिंग भी कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं भोपाल आया, मेरी वर्कशॉप हुई, तो यहाँ पे लोगों को पता लगा बहुत सारी चीज़ें। तो यही एक वे होता है जिस तरीके से आप कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और एज अ डांसर मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट करूँ जो इन फ्यूचर, आज से 20 या 25 ईयर्स बाद, जो लोगों को हेल्प करे उनकी डांसिंग में ग्रो करने के लिए। बिकॉज हमें पॉपिंग कहीं से मिली है, तो मेरा भी ये कंट्रीब्यूशन है एक डांसिंग कम्युनिटी को, कि मैं भी कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करूँ फ्यूचर के डांसर्स को जो वो ग्रो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आने के लिए हमारे शो पे, एंड आई होप गाइज कि आप सबको काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा इस इंटरव्यू से, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लैरिफाई हुई होंगी ये सारी चीज़ें से। सो थैंक यू सो मच अतुल भैया फॉर कमिंग इनटू द शो, एंड इफ यू कैन प्लीज टेल अस द सब्सक्राइबर टू सब्सक्राइब अस, लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और सब लोग सब्सक्राइब करो, सब लोग लाइक करो, सब लोग शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, सी या, टाटा।